नमस्कार, मैं शकील अहमद, व्याख्याता इतिहास। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है शकील सर ऑनलाइन क्लासेस। और हम यहां पढ़ रहे हैं मेवाड़ राजवंश। अभी तक मेवाड़ राजवंश के 2 पार्ट में जारी कर चुका हूं आप लोगों के लिए। पार्ट 1 के अंदर गुहिल से लेकर रावल समर सिंह तक का इतिहास मैंने आपको पढ़ाया। पार्ट 2 में रावल रतन सिंह से लेकर राणा क्षेत्र सिंह तक का इतिहास मैंने आप लोगों को पढ़ाया। आज हम चलेंगे राणा क्षेत्र सिंह के पुत्र राणा लाखा के ऊपर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आइए आज की क्लास की राणा लाखा से हम शुरू करते हैं। देखिए, मेवाड़ के जो शासक हैं राणा लाखा, इनका शासनकाल हमको मिलता है 1382 से 1421 ईस्वी। ठीक है, वैसे तो इनका नाम राणा लक्ष्य सिंह मिलता है इतिहास में, वास्तविक नाम, लेकिन एक बिगड़ा हुआ नाम राणा लाखा, उसी के नाम से ये आजकल ये जाने जाते हैं। देखिए, राणा लाखा के शासनकाल की जो सबसे एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना पहली जो हमें नजर आती है, वो है उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण कार्य। राणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण एक छीतर नाम के बंजारे ने करवाया था। हालांकि छीतर बंजारे का नाम हमें एक जगह कहीं किताबों में चिड़ीमार बंजारा भी मिल जाता है। माना जाता है इस बंजारे के पास एक बैल था, और बैल जब मर जाता है तो अपने बैल की याद में इसने ये झील बनवाई थी। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण झील है उदयपुर के अंदर। उदयपुर शहर बिल्कुल इसी झील के किनारे मौजूद है। उदयपुर रियासत के जो राजमहल हैं वो भी इसी पिछोला झील के किनारे बने हुए हैं। उनका चित्र मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले यह तथ्य मैं आपको बता देता हूं। राणा लाखा के शासनकाल में छीतर नाम के बंजारे ने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण कार्य करवाया था, और यह निर्माण कार्य हुआ था 1387 ईस्वी में। झीलों के जो है टॉपिक आएगा राजस्थान के भूगोल के अंदर, मैं आपको झील पढ़ाऊंगा, तब इसके बारे में और ज्यादा मैं डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। राणा लाखा के शासनकाल में जावर में चांदी की खदानों खोज हुई थी। देखिए, जावर नाम की जगह आजकल उदयपुर जिले में पड़ती है, और यहां पर राणा लाखा के शासनकाल में ये चांदी की जो खदान है, जहां पे आज भी चांदी निकाली जाती है, तो इस खदान की खोज हुई थी राणा लाखा के शासनकाल में। ठीक है, वैसे जावर में सीसा जस्ता भी निकलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सीसा जस्ता। राजस्थान में खनिज का टॉपिक मैं कराऊंगा, तो वहां पे इसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी जानकारी मैं अभी आपको दे देता हूं। सीसा जस्ता को हम बोलते हैं जुड़वा खनिज, यानी जहां सीसा निकलता है वहां जस्ता भी निकलता है। लेकिन ध्यान रहे, जहां जहां सीसा जस्ता निकलेगा वहां एक चीज और निकलेगी, और वो है चांदी। तो सामान्यतः ये तीनों खनिज एक ही साथ एक खदान में पाए जाते हैं, इसलिए सीसा जस्ता और चांदी की जो खदानें हैं उनके नाम भी आप सेम एक जैसे ही पढ़ते हैं। अब देखिए, राणा लाखा के शासनकाल 14वीं 15वीं शताब्दी का समय इनका आता है। ये वो दौर चल रहा है जब भारत में भी चांदी की बहुत बड़ी कमी आ गई है, और ऐसे समय में चांदी का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे समय में मेवाड़ रियासत के अंदर चांदी की पूरी खदान का निकल जाना, यह अपने आप में मेवाड़ रियासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। राणा लाखा का शासनकाल अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा आप देखें कि मेवाड़ रियासत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से सुधर जाती है इस चांदी की खदान के दम पर। राणा लाखा ने बहुत सारे जो खंडित मंदिर हो चुके थे, राणा लाखा के समय से पहले बहुत सारे जो तुर्क हमले हुए थे, और उन हमलों के अंदर जो बहुत सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, खंडित कर दिया गया था, तो राणा लाखा ने इसी पैसे के दम पर उन तमाम मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करवाया था। यानी चांदी की इस खदान की खोज से मेवाड़ रियासत ने बहुत ही अभूतपूर्व तरक्की की थी। चलिए उसके बाद एक चित्र मैं आपको दिखा देता हूं। ये चित्र आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पिछोला झील है, और पिछोला झील के किनारे जो बहुत ही खूबसूरत आपको महल दिखाई दे रहे हैं, ये मेवाड़ रियासत के राजमहल है। मेवाड़ रियासत के जो राजमहल है वो राजस्थान के तमाम रियासतों में जितनी भी राजमहल है उनमें सबसे विशाल है, और इसीलिए इतिहासकार अंग्रेज जो है फर्ग्यूसन, उसने इन उदयपुर के राजमहलों को कहा था पूर्व का विंडसर। इंग्लैंड में जो विंडसर पैलेस है उन महलों से इसने इसकी तुलना की है। तो बहुत ही खूबसूरत झील, उसके किनारे बहुत ही खूबसूरत से महल हैं, उदयपुर के राजमहल। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक चित्र आपको और दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, ये जगमंदिर पैलेस है जो पिछोला झील के मध्य बना हुआ है। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर झील पिछोला झील के बीच में जगमंदिर महल बनवाया था, और मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने, जगत सिंह द्वितीय ने जग निवास महल पिछोला झील के अंदर बनवाया था। तो 2 लेक पैलेस पिछोला झील के बीच में बने हुए हैं। इन दोनों महलों के साथ बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनकी चर्चा मैं आगे आने वाले इतिहास के अंदर आपसे करता रहूंगा। चलिए दूसरी बात एक महत्वपूर्ण और आपको बता देता हूं। ये जगमंदिर महल का आप चित्र देख रहे हैं, ये है उदयपुर में पिछोला झील के बीच में। लेकिन ध्यान रहे, एक जगमंदिर महल आपको साथ साथ और बता देता हूं। कोटा शहर के बीच में किशोर सागर तालाब बना हुआ है। उस किशोर सागर तालाब के बीचों बीच में एक जल महल है, उसका नाम भी जगमंदिर पैलेस है, जिसका निर्माण 1739 ईस्वी के अंदर कोटा की रानी ब्रज कंवर द्वारा करवाया गया था।
तो ध्यान रहे, एक कई बार एक नाम के दो दो महल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये उदयपुर के पिछोला झील में जग मंदिर है और एक कोटा में भी जग मंदिर आपको मिल जाएगा। राजस्थान के तमाम महल जब मैं कराऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको तमाम डिटेल अलग से देने वाला हूं। चलिए, तो यह है पिछोला झील और पिछोला झील के बीच में जग मंदिर। हालांकि पिछोला झील के किनारे बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे नटनी का चबूतरा एग्जाम में पूछा गया है, जिसकी चर्चा मैं आपसे आने वाले समय में करूंगा। एक नटनी का चबूतरा है पिछोला झील के किनारे, और माना जाता है यहाँ पर एक बड़ी कहानी आती है। एक नटनी थी जिसने यहाँ पर पूरी रस्सी लगाकर झील को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन कोशिश में उसको लड़की का जो है मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मेवाड़ के कुछ सामंतों ने उस रस्सी को काट दिया था। वहां शर्त ही ऐसी लगी थी, मेवाड़ महाराणा द्वारा ये बात कही गई थी कि नटनी अगर आप इस रस्सी को पार कर दे तो मैं आपको मेवाड़ का आधा राज्य दे दूंगा। तो क्या घटना थी, वो तमाम घटना मैं आगे आने वाले इतिहास में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये घटना 1830 ईस्वी के मेवाड़ महाराणा जवान सिंह के समय की घटना है। चलिए, वहीं पर मैं इसकी पूरी चर्चा आपसे करूंगा, नटनी कौन थी और उसका चबूतरा कैसे बना है। वैसे उसका नाम गल की नटनी मिलता है, ठीक है। चलिए, आगे मैं उसकी चर्चा आपसे करूंगा और आगे बढ़ते हैं। राणा लाखा ने बूंदी के किले को, चलिए मैं यहां बीच में किला शब्द जोड़ देता हूं, यहां लिखा हुआ नहीं है, यहां पे है बूंदी किला, ठीक है। तो देखिए, राणा लाखा ने बूंदी किले को जीतने के लिए प्रण लिया था, और प्रण ये लिया था कि जब तक मैं बूंदी किले को नहीं जीत लूंगा, प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो बड़ी एक ऐतिहासिक घटना आपको यहां देखने को मिलेगी, ठीक है। इस पूरी घटना को मैं आपको समझाता हूं कि क्या जरूरत ऐसी पड़ गई कि राणा लाखा को एक कसम खानी पड़ी कि जब तक मैं बूंदी किले को नहीं जीत लूंगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो क्यों उसने कसम खाई, घटना क्या थी, वो सारी घटना मैं आपको करके बता देता हूं। उससे पहले एक चीज और आप समझ लीजिए कि राणा लाखा के जो समकालीन बूंदी के जो हाड़ा शासक थे, उनका नाम हमें मिलता है हमीर सिंह हाड़ा, ठीक है। एक हमीर राणा लाखा के दादाजी हैं, और एक हमीर मैंने आपको बता दिए थे रणथंभौर के शासक। रणथंभौर के शासक है हमीर देव चौहान। मेवाड़ के अंदर शासक थे राणा हमीर सिसोदिया, और एक हमीर सिंह हाड़ा, ठीक है। देखिए, हाड़ा लगा हुआ है नाम में, ये बूंदी के शासक हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो घटना क्या है, वो घटना पहले आप सुन लीजिए। देखिए, घटना यहां पे शुरुआत होती है यहां पर राणा लाखा के पिताजी से। राणा लाखा के जो पिताजी हैं उनका नाम है राणा क्षेत्र सिंह, जैसा कि मैं बता चुका हूं। राणा क्षेत्र सिंह का विवाह बूंदी के राजा लाल सिंह हाड़ा की पुत्री के साथ हुआ था, ठीक है। यानी आप देखें, क्षेत्र सिंह और बूंदी के शासक लाल सिंह हाड़ा के बीच में यहां पर रिश्ता है, लेकिन किसी कारणवश हमारे जो राणा क्षेत्र सिंह हैं वो बूंदी के शासकों से नाराज हो गए और इन्होंने बूंदी पर हमला कर दिया। इन्होंने बूंदी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इसी युद्ध में हमारे राणा क्षेत्र सिंह की मृत्यु हो जाती है। यानी बूंदी किले को जीत नहीं पाए और उसी युद्ध में राणा क्षेत्र सिंह की मृत्यु हो जाती है। राणा क्षेत्र सिंह के बाद उनके पुत्र राणा लाखा अगले शासक बनते हैं। राणा लाखा ने जो है गद्दी पर बैठने के बाद यह कसम खाई, जिस कार्य को मेरे पिताजी पूरा नहीं कर पाए उस कार्य को मैं पूर्ण करके ही दम लूंगा। अब राणा लाखा जो है वो बूंदी किले को जीतने के लिए प्रण लेते हैं कि जब तक मैं बूंदी किले को नहीं जीत लूंगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल यहां पे खड़ी हो गई कि मेवाड़ के जो सामंत हैं उनको मालूम था कि बूंदी किले को जीतना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बूंदी के जो हाड़ा राजपूत हैं वो बहुत कड़ी टक्कर मेवाड़ को दे रहे थे उस जमाने में। तो बात यह आती है कि बूंदी के यहाँ पे मेवाड़ के शासक राणा लाखा ने कसम तो खा ली, प्रण तो ले लिया, लेकिन मेवाड़ के जो सामंत है वो खुद राणा लाखा से कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है, अभी हम बूंदी किले को जीतने में या जीतने की स्थिति में नहीं है, तो आपको ये कसम तोड़नी चाहिए। लेकिन राणा लाखा तो प्रण ले चुके थे, अपनी कसम भी कैसे तोड़ सकते हैं। तो मेवाड़ के सामंतों ने उन्हें सलाह दी कि राणा लाखा आप एक काम कर लीजिए, यहीं चित्तौड़गढ़ किले के पास ही हम एक बूंदी का जो किला है, ध्यान रखें बूंदी का जो किला है उसका नाम तारागढ़ है। बूंदी का जो किला है उसका नाम क्या है, तारागढ़। ध्यान रखें, तारागढ़ किले भी दो हो जाते हैं, एक तो बूंदी का किला है तारागढ़ और दूसरा हमारा अजमेर का जो किला है उसका नाम भी तारागढ़ है। देखिए, बूंदी का जो किला है इसका नाम तारागढ़ इसलिए हो गया क्योंकि अगर आप बूंदी किले को देखें तो बिल्कुल पहाड़ी के साथ साथ बना हुआ है, बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। तो यहां रात में जब मशालें जलती थी बूंदी के किले के अंदर, तो उन मशालों को देखकर ऐसा लगता था नीचे शहर में बसने वाले लोगों को कि जैसे आसमान में कोई तारा चमक रहा हो। तो इसलिए लोग मानते हैं कि इस किले का नाम तारागढ़ हुआ। और जहां तक अजमेर किले की बात है, अजमेर किले का नाम तारागढ़ किस प्रकार हुआ। देखिए, अजमेर किले के अंदर बात ऐसी आती है कि हमारे राणा सांगा आपने पढ़े होंगे, राणा सांगा के एक भाई हैं बड़े जिनका नाम आता है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया अजमेर किले में रहते हैं
और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम आता है ताराबाई। तो उन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर किले का नाम तारागढ़ रखा। शुरुआत में अजमेर किले का नाम अजय मेरू था, बाद में आप देखें यहां पर उसका नाम जो है यहां पे तारागढ़ हो जाता है। इसके बाद देखें तो शाहजहां के सेनापति विठल दास गौड़ ने उस किले का भी कुछ मरम्मत करवाई थी, तो उसके नाम पर उसका नाम गढ़ बीठली भी हो जाता है। तो अजमेर किले का नाम भी तारागढ़ है। जो पृथ्वीराज सिसोदिया, ध्यान रखें पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जब अपने घोड़े पर सवार होता था पृथ्वीराज सिसोदिया, तो कहते हैं उसका घोड़ा हवा से बात करता था, इस वजह से लोग उसे उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। वैसे इनका संपूर्ण इतिहास आगे आएगा, मैं वहां पे आपसे चर्चा करूंगा। अभी वापस मैं लौट के आता हूं राणा लाखा पर। तो राणा लाखा तारागढ़ किले पर, बूंदी किले पर हमला करने का प्लान करते हैं और प्रण लेते हैं कि जब तक मैं इस किले को जीत नहीं लूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो मेवाड़ के सामंतों ने उसे सलाह दी कि राणा लाखा जी अभी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, बूंदी किले को नहीं जीत पाएंगे, बहुत मुश्किल है, इसलिए आप अपना प्रण तोड़ दीजिए। लेकिन राणा लाखा अपना प्रण तोड़ने से मना कर देते हैं। तो सामंतों ने उन्हें एक सलाह दी कि आप ऐसा कर लीजिए कि हम एक नकली मिट्टी का किला बनाते हैं। ये बात चित्तौड़गढ़ की है। तो चित्तौड़गढ़ किले के पास ही एक काम करते हैं, एक नकली तारागढ़ किले जैसा, एक नकली बूंदी के तारागढ़ किले जैसा एक नकली मिट्टी का किला बना लेते हैं, ठीक है। और उस नकली मिट्टी के किले को हम ढहा देते हैं, उसे तोड़ देते हैं, और इससे क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये नकली एक किला बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे राणा लाखा से कहा गया है उनके मंत्रियों द्वारा कि आप ऐसा करिए कि आप एक नकली मिट्टी का किला हम लोग बना देते हैं और इस नकली मिट्टी के किले पर हम आक्रमण करके और इसको ढहा देते हैं। आप ये समझिए हम तारागढ़ बूंदी पर हमला कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी जैसी प्रतिकृति हम बना देते हैं। आप इस किले को ढहा दीजिए, इस नकली किले को, और अपना प्रण तोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपने अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करके फिर बूंदी किले को भी जीत लेंगे जब समय आएगा। तो राणा लाखा को ये युक्ति पसंद आई। तो इस प्रकार आप देखें एक नकली मिट्टी का किला बनाया गया, बिल्कुल बूंदी के तारागढ़ किले जैसा नकली मिट्टी का किला बना दिया गया। अब समय आया उसको तोड़ने का, उस किले पर हमला करने का। तो राणा लाखा अब कुछ थोड़े से सैनिकों के साथ, अपने कुछ एक सैनिकों के साथ इस किले पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही राणा लाखा इस किले की तरफ बढ़ते हैं और इस किले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तुरंत इस किले में से एक तीर आता है चलता हुआ बहुत तेजी के साथ, और राणा लाखा का जो घोड़ा था उस घोड़े को जाकर उसके सिर में जाकर यह तीर लगता है। राणा लाखा का घोड़ा वहीं पर ही खत्म हो जाता है। राणा लाखा तुरंत अपने आप को घोड़े से जो है अलग होकर अपने आप को बचाते हैं। इतने में ही आप देखें किले से फिर एक दूसरा तीर आता है जो राणा लाखा के साथ में खड़े हुए किसी सिपाही को लगता है और सिपाही की मौत हो जाती है। तो राणा लाखा बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हो रहा है, इस किले के अंदर कौन है जो अंदर से तीरों की बौछार कर रहा है। तो राणा लाखा ने अपने कुछ व्यक्तियों को भेजा कि आप जाओ दूत बनकर और देखो ये किले के अंदर कौन है और जो किले के अंदर से तीरों की बौछार कर रहा है। तो यहां राणा लाखा ने किसी व्यक्ति को अपना दूत बनाकर भेजा। तो यहां जब वो किले में अंदर जाता है तो पता चला कि किले के अंदर कोई और नहीं, खुद राणा लाखा का ही एक सैनिक, जिसका नाम हमको मिलता है हाड़ा कुंभा, ठीक है। राणा लाखा का ही एक सैनिक है और उस सैनिक का नाम हमें मिलता है हाड़ा कुंभा। वो हाड़ा कुंभा इस किले में से तीर चला रहा है। तो राणा लाखा के दूत यहां जाते हैं हाड़ा कुंभा से बातचीत करने किले के अंदर, और कहा कि हाड़ा कुंभा तुम तो राणा लाखा के ही सैनिक हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम राणा लाखा के ऊपर तीर कैसे चला सकते हो, तुमने राणा लाखा का नमक खाया है। तो कुंभा हाड़ा ने जवाब दिया कि देखिए ये तीर मैं राणा लाखा को भी मार सकता था, लेकिन चूंकि मैंने राणा लाखा का नमक खाया है इसीलिए मेरा पहला तीर उनके घोड़े को लगा, दूसरा तीर उनके सैनिक को लगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस किले को छोड़कर यहां से चले जाएं, वापस लौट जाएं। मैं जीते जी इस किले पर आपका कब्जा नहीं होने दूंगा, इस किले को तोड़ने नहीं दूंगा। तो राणा लाखा की तरफ से जो दूत जाते हैं वो उसे समझाते हैं कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ये तो एक नकली मिट्टी का किला है, इसे ढहाकर हम राणा लाखा की कसम तोड़वाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, राणा लाखा के आप सैनिक हैं तो आपको ये शोभा नहीं देता, आप किले से बाहर आइए, राणा लाखा से माफी मांग लीजिए और हट जाइए यहां से। ऐसा कहने पर भी हाड़ा कुंभा नहीं हटता। हाड़ा कुंभा कहता है कि नहीं, मैं जीते जी इस किले को नहीं छोड़ सकता। तो उससे पूछा जाता है कि आप इस किले के लिए क्यों लड़ना चाहते हैं। तो हाड़ा कुंभा कहता है कि मैं बूंदी का रहने वाला हूं। ध्यान रखें, हाड़ा नाम आ रहा है, यह व्यक्ति पीछे से बूंदी का ही रहने वाला था, रहने वाला इस बूंदी का है, देश इसका बूंदी था, लेकिन अभी सेना में किसकी नौकरी कर रहा था, राणा लाखा के। तो कुंभा हाड़ा अपने कुछ सैनिक साथियों के साथ किले में डट गया आकर, जब उसे पता चला कि राणा लाखा इस किले को तोड़ने वाले हैं। तो कुंभा हाड़ा कहता है कि ये किला
बूंदी, हमारे देश बूंदी, हमारी मातृभूमि जो बूंदी है, उस तारागढ़ किले का प्रतिरूप है। और आप देखिए जो नकली किला है, ये मेरे देश की आन बान शान का प्रतीक है। तो आप इस किले को मेरे जीते जी नहीं तोड़ सकते। आखिरकार आप देखें, दूतों के लाख समझाने पर भी हाड़ा कुंभा नहीं मानते, और हाड़ा कुंभा ने राणा लाखा को चेतावनी दी कि कहा कि राणा लाखा, आप इस किले को मेरे होते हुए जीत नहीं पाएंगे, आप बहुत थोड़े सैनिकों के साथ आए हैं, आप वापिस आइए और चित्तौड़गढ़ किले से एक बड़ी सैन्य टुकड़ी बुला लीजिए, नहीं तो आप यहां पर इस नकली किले को भी नहीं तोड़ पाएंगे, इसको भी नहीं जीत पाएंगे। आखिरकार आप देखें, राणा लाखा ने भी उसे समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये कुंभा हाड़ा जो सैनिक था, जैसे अपने देश से बड़ा लगाव था और देश का जो प्रतीक है, चाहे भले ही वो नकली है लेकिन देश का प्रतीक था, उस प्रतीक को तोड़ने से उसने मना कर दिया, जिद पड़ गया, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसको तोड़ने नहीं दूंगा। आखिरकार राणा लाखा ने चित्तौड़गढ़ किला जो पास में ही था, चित्तौड़गढ़ किले की दीवारों पर बहुत सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि ये तो नकली का जो है छोटा मोटा सा युद्ध था, ये असली युद्ध में कैसे बदल गया। ऐसे में राणा लाखा ने जब देखा कि हाड़ा कुंभा मानने वाला नहीं है, उसके साथी मानने वाले नहीं है, तो राणा लाखा ने चित्तौड़गढ़ किले से अपनी सेना मंगाई और उस सेना के साथ किले पर धावा बोल दिया। तो आप देखिए, हाड़ा कुंभा यहां बहुत ही वीरता से लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, आप देखें आज के हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक यहां छुपा हुआ है। चाहे आप देखें यहां पर वो उसका असली किला नहीं है, लेकिन आप देखें उस किले का प्रतीक तो है। तो इस प्रकार आप देखें, एक देशभक्त सैनिक यहां पर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है, हाड़ा कुंभा। तो एक नकली युद्ध था जो यहां पे आप देखें एक असली युद्ध में परिवर्तित हो गया, और बहुत वीरता पूर्वक लड़ते हुए हाड़ा कुंभा ने यहां पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और अंततः राणा लाखा ने फिर इस युद्ध में इस किले को जीता और यहां पे इस किले को नष्ट कर दिया, और नष्ट करने के बाद अपने प्राण को तोड़ा, अन्न ग्रहण किया। तो इस प्रकार आप देखें यहां पर प्रश्न बन जाता है कि किस किले को जीतने के लिए राणा लाखा ने प्रण किया था कि जब तक मैं उस किले को नहीं जीत लूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो आपका जवाब होना चाहिए बूंदी का किला, और बूंदी किला ऑप्शन में ना हो तो आपको तारागढ़ मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक कहानी यहां पे आती है कि राणा लाखा जो एक झूठ मूठ की लड़ाई लड़ना चाहता था, लेकिन वो झूठ मूठ की लड़ाई भी एक असली लड़ाई में बदल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो शहीद होने वाला जो सैनिक है उसका नाम आपको मिलता है हाड़ा कुंभा। चलिए, तो देखिए अगला जो तथ्य है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको देख लीजिए। मेवाड़ के सैनिकों ने, चलिए मैं मार्क कर लेता हूं, मेवाड़ के सैनिकों ने राणा लाखा का अनशन तोड़वाने के लिए नकली बूंदी का किला बनाकर उसे ढहा दिया। परंतु इस नकली किले को बचाने के लिए राणा लाखा के ही एक सैनिक, ध्यान रखें मैंने फिर से बोला ये सैनिक राणा लाखा का ही था, राणा लाखा के ही सैनिक कुंभा हाड़ा ने युद्ध किया और इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये था एक नकली युद्ध राणा लाखा का जो असली में बदल गया। इसके बाद देखें तो राणा लाखा के शासनकाल की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आती है। यहां पे अगर हम चलें तो मारवाड़ के शासक रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ किया था, और इस शर्त पर किया था कि आपसे और मेरी बहन से उत्पन्न जो उत्तराधिकारी होगा, वही जो भी संतान होगा वही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। ये क्या घटना है, ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, और यहां पे इस घटना को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस घटना के बाद आप देखें मेवाड़ की सियासत में भूचाल आने वाला है, और मेवाड़ मारवाड़ का संघर्ष भी शुरू यहां से होने वाला था। इस घटना से क्या थी यह घटना, इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, चलिए तो एक मार्कर ले लेता हूं। देखिए इस चीज को आप समझ लीजिए। घटना कुछ ऐसी आती है कि चलिए मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं बीच में। ये तो हो गया हमारा मेवाड़, ठीक है, ये हो गया हमारा मेवाड़ रियासत, और यहीं बगल में हम चले तो मारवाड़ रियासत। ठीक है, देखिए अभी मारवाड़ रियासत जिसको हम जोधपुर रियासत भी कहते हैं, मैं यहां जोधपुर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि हम अभी राणा लाखा की बात कर रहे हैं, और राणा लाखा का शासनकाल हम देख रहे हैं 1421 ईस्वी तक, और जोधपुर बसेगा 1459 ईस्वी। अभी आप देखें जोधपुर बसा हुआ नहीं है, अभी जोधपुर बसने से पहले की घटना है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मारवाड़। और उस जमाने में मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी मंडौर, और मंडौर के राजा थे यहाँ पे राव चूड़ा। चलिए पहले यहां आते हैं मेवाड़ के अंदर आते हैं। मेवाड़ के जो शासक चल रहे हैं ये हमारे हैं राणा लाखा। ठीक है, ये मेवाड़ के शासक हैं राणा लाखा। राणा लाखा जो थे इनके दो पुत्र हमें मिलते हैं। इनके जो एक पुत्र मिलते हैं इसका नाम हमें मिलता है राव चूड़ा। ठीक है, राव चूड़ा। और दूसरा इसका एक पुत्र और मिलता है राघव देव।
ठीक है, 2 इनके पुत्र थे, राव चूड़ा और एक मिलता है राघव देव। तो यहां इस कहानी को समझने के लिए अब मैं आपको ले चलता हूं यहां मारवाड़ की ओर। उस जमाने में मारवाड़ के जो शासक थे इनका नाम भी आपको मिलता है राव चूड़ा। ठीक है, ध्यान रहे यहां 2 चूड़ा है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है यहां पर वो होगा मेवाड़ का राजकुमार राव चूड़ा। ठीक, ये मारवाड़ का राजा है राव चूड़ा। राव चूड़ा के भी यहां पर 2 पुत्र हुए हैं अलग अलग रानियों से। एक रानी से इनका पुत्र हुआ था रणमल, और रणमल के साथ इनकी एक बहन और थी जिनका नाम था हंसाबाई। ठीक है, और दूसरी इनकी जो रानी थी राव चूड़ा की, उनसे इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम हमें मिलता है कान्हा। तो देखिए होता कुछ ऐसा है कि राव चूड़ा ने सबसे पहले मंडौर पे अपना अधिकार किया और मंडौर को अपनी राजधानी बनाया था। ध्यान रखें, राव चूड़ा को मंडौर दहेज में प्राप्त हुआ था। किसने दिया था? प्रतिहारों ने। यहां आप देखें, प्रतिहार शासकों ने मंडौर राव चूड़ा को दहेज में दिया और अपनी बहन किशोरी देवी का विवाह राव चूड़ा के साथ किया था। और राव चूड़ा और किशोरी देवी का जो पुत्र था उसका नाम था कान्हा। तो राव चूड़ा ने अपनी पत्नी किशोरी देवी के प्रभाव में आकर अपने बड़े पुत्र रणमल को छोड़कर अपने छोटे पुत्र कान्हा को अपना राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। बस यहीं से झगड़ा शुरू। ये जो रणमल है इस बात से नाराज हो गए कि मुझे उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया गया, कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया गया। इस बात से नाराज होकर जो रणमल हैं ये अपनी बहन हंसाबाई को साथ लेकर ये मारवाड़ छोड़कर ये कहां चले जाते हैं? ये मेवाड़ चले जाते हैं। और मेवाड़ में किसके पास जाकर शरण लेते हैं? राणा लाखा के पास जाकर शरण लेते हैं। ठीक है ना। अब यहां राणा लाखा के पास ये रणमल और हंसाबाई ये दोनों भाई बहन आ चुके हैं। ठीक, अब रणमल बहुत होशियार आदमी। रणमल चाहता है कि अगर अपनी बहन का विवाह मैं राणा लाखा के पुत्र इस राव चूड़ा के साथ अगर कर दूं तो कितना अच्छा रहे। मेरी बहन से उत्पन्न संतान फिर वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगी, राव चूड़ा अगले राजा होंगे क्योंकि बड़े पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है राव चूड़ा, राघव देव छोटे पुत्र हैं। तो उनको लगता है कि आने वाले जो है उत्तराधिकारी जो है राणा लाखा के बाद मेवाड़ के शासक बनने वाले हैं राव चूड़ा, इसके साथ अपनी बहन का विवाह किया जाए, हंसाबाई का विवाह किया जाए। इस आशय को लेकर एक दिन राव रणमल नारियल लेकर राणा लाखा के दरबार में उपस्थित होते हैं। ध्यान रहे उस जमाने में परंपरा थी जब आप विवाह का प्रस्ताव लेकर जाते थे तो एक थाली में नारियल लेकर आप विवाह प्रस्ताव लेकर जाते थे। यानी अगर मैं ये बोल रहा हूं कि राव रणमल अपनी बहन हंसाबाई का नारियल लेकर राणा लाखा के दरबार में गए तो इसका मतलब यह हुआ कि वो अपनी बहन हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव लेकर राणा लाखा के पास पहुंच गए हैं। ठीक है, तो नारियल ले जाने का मतलब विवाह प्रस्ताव ले जाना। अच्छा, जिस दिन ये विवाह प्रस्ताव ले जाया गया माना जाता है कि राव चूड़ा उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं था। राणा लाखा दरबार में उपस्थित थे, दरबार लगा हुआ था, दरबार में बहुत सारे लोग ठीक है बैठे हुए थे, बहुत सारे सरदार सामंत बड़े बड़े। अब माना जाता है कि रणमल ने जब राणा लाखा को ये नारियल सौंपा और कहा कि राणा लाखा जी, मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा के लिए अपनी बहन हंसाबाई के का विवाह प्रस्ताव आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, कृपया इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करिए। तो राणा लाखा ने उस नारियल को ले लिया, यानी विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, लेकिन यहीं पर राणा लाखा ने मजाक मजाक में एक बात कह दी और यह मजाक आगे चलकर फिर बड़ा भारी हुआ पड़ गया। राणा लाखा ने मजाक में यह कह दिया कि रणमल, मैं तो समझा था कि ये नारियल तुम मेरे लिए लेकर आए हो, मुझे मालूम नहीं कि मेरा जो बेटा है वो इतना जवान हो गया कि उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए और मैं इतना बूढ़ा हो चला कि अब मेरे लिए रिश्ते आने बंद हो गए। ठीक है, तो माना जाए एक मजाक किया था राणा लाखा ने। खैर, यह मजाक वहीं पर खत्म हुआ, दरबार खत्म हुआ। अगला दिन आया, देखिए ध्यान रखें, मैंने कहा था उस दिन ये राव चूड़ा दरबार में उपस्थित नहीं थे, ये कहीं बाहर गए हुए थे। अगला दिन आया, अगले दिन राणा लाखा ने अपने पुत्र कुंवर चूड़ा से मुलाकात करी। राव चूड़ा, आप इनको कुंवर चूड़ा भी कह सकते हैं क्योंकि कुंवर राजकुमार होता है। तो राव चूड़ा अपने बेटे से मुलाकात करी और कहा कि बेटा राव चूड़ा, आपके लिए हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव आया है जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन राव चूड़ा को जो दरबार के अंदर मजाक हुआ था उस मजाक के बारे में पता चल गया। तो राव चूड़ा ने कहा कि पिताजी, जिस महिला को लेकर आपने भरे दरबार में उपहास किया, मजाक किया, वो महिला मेरी पत्नी कैसे हो सकती है?
वो मेरे लिए माता समान हो गई, तो अतः मैं उस हंसाबाई से विवाह नहीं कर सकता, विवाह उसके साथ आप करेंगे। इस प्रकार आप देखें यहां पर राणा लाखा से उसके पुत्र रावचूड़ा क्या कह रहे हैं कि वो महिला मेरे लिए माता समान हो गई, विवाह आप करेंगे उसके साथ। इस प्रकार आप देखें रावचूड़ा इस बात को लेकर रणमल से मुलाकात करते हैं और रणमल से कहते हैं कि आप जो है हंसाबाई का विवाह मेरे पिता राणा लाखा के साथ कर दें। रणमल ये बात नहीं चाहता था, रणमल चाहता था कि भाई रावचूड़ा के साथ शादी हो। आखिरकार रावचूड़ा के कहने पर रणमल तैयार हो गया, लेकिन रणमल ने एक शर्त रखी। रणमल ने कहा कि ठीक है रावचूड़ा, मैं शादी अपनी बहन की आपके पिता राणा लाखा के साथ कर तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। शर्त यह रहेगी कि आपको फिर उत्तराधिकार से वंचित होना पड़ेगा। राणा लाखा और मेरी बहन हंसाबाई से जो भी संतान उत्पन्न होगी उसे मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी आपको बनाना पड़ेगा। इस तरीके से उसे मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको उत्तराधिकार छोड़ना पड़ेगा। यहां पर रावचूड़ा सहर्ष इस शर्त को मंजूर कर लेता है और कहता है कि ठीक है, आपकी बहन हंसाबाई और मेरे पिता राणा लाखा से उत्पन्न जो भी संतान होगी मैं उसके पक्ष में गद्दी का त्याग आज से ही कर देता हूं। इस प्रकार आप देखें इस रावचूड़ा ने वो काम कर दिखाया जो कभी हमें महाभारत में भीष्म पितामह द्वारा देखने को मिलता है। आपने भीष्म पितामह वाली बात सुनी होगी, उन्होंने भी अपने पिता महाराज शांतनु का विवाह निषाद कन्या के साथ करवाया था, सत्यवती के साथ करवाया था। और यहां पर आप देखें किस इसी तरह की एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि महाराज शांतनु उस निषाद कन्या सत्यवती के साथ विवाह तो करना चाहते थे, लेकिन निषाद राज सत्यवती के पिताजी ये विवाह नहीं करना चाहते थे। आखिरकार देवव्रत, जिसको हम आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, वो खुद निषाद राज के पास गए और उन्होंने कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता महाराज शांतनु के साथ कर दें। तब निषाद राज ने कहा कि मैं आप अपनी पुत्री का विवाह कर तो दूं, लेकिन इससे मेरी पुत्री को क्या लाभ, राजा तो आप बनेंगे। ऐसे में माना जाता है कि जो देवव्रत है उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी कि ठीक है, आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता महाराज शांतनु के साथ करें, मैं अपना उत्तराधिकार छोड़ता हूं। निषाद राज बहुत तेज आदमी थे, उन्होंने सोचा कि ठीक है देवव्रत आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, गंगा पुत्र हैं, आपके जैसा बहुत शक्तिशाली कोई और नहीं, आपका कल विवाह होगा, आपके पुत्र होंगे और आपके पुत्रों ने अगर मेरी पुत्री के बच्चों से राज्य वापिस छीन लिया तो यहां पर इस देवव्रत ने, गंगा पुत्र देवव्रत ने एक भीष्म प्रतिज्ञा करी, एक और बड़ी प्रतिज्ञा करी और कहा कि ठीक है, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और आपकी पुत्री से उत्पन्न संतानों का हमेशा मैं जो है एक संरक्षक बनकर कार्य करूंगा और मैं विवाह ही नहीं करूंगा। इस प्रकार आप देखें जो देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा करी, जिसकी वजह से हम इतिहास में उनको भीष्म के नाम से जानते हैं, ठीक वही काम यहां पे रावचूड़ा का देखने को मिलता है। ठीक है, महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने सौतेले भाई के लिए गद्दी छोड़ी, ठीक उसी प्रकार रावचूड़ा ने यहां मेवाड़ के इतिहास में अपने सौतेले भाई लाखा और हंसाबाई का एक पुत्र यहां पैदा होगा जिसका नाम होगा राणा मोकल, अपने सौतेले भाई के लिए उसने गद्दी का त्याग कर दिया। तो इसीलिए हम रावचूड़ा को बोलते हैं मेवाड़ का भीष्म। तो ऐसा हमें उल्लेख या तो महाभारत में देखने को मिलता है कि भीष्म पितामह ने अपना उत्तराधिकार त्याग दिया सौतेले भाइयों के लिए, और या फिर मेवाड़ के अंदर रावचूड़ा का मिलता है जिन्होंने सौतेले भाई मोकल के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया। इस प्रकार आप देखें यहां से फिर एक प्रश्न बनता है और प्रश्न हमारा यह है कि मेवाड़ का भीष्म किसे कहते हैं? रावचूड़ा को। ठीक है, ध्यान रखें रावचूड़ा चूंकि राजा नहीं बने इसलिए इनके नाम में हम राणा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो राणा नहीं कर सकते, लेकिन आप यहां पे इसको राव कह सकते हैं, कुंवर कह सकते हैं। तो कई बार बड़े जो है लोग बात कंफ्यूज होते हैं कि साहब रावचूड़ा कह दें तो कहीं ये रावचूड़ा तो नहीं हो जाएगा। ध्यान रहे ये रावचूड़ा मारवाड़ के राजा हैं और ये रावचूड़ा ये मेवाड़ के हैं, और ध्यान रखें ये राजा भी नहीं बने, राजा बनते तो आप इसको राणा कह सकते थे लेकिन राजा नहीं बने, ये कुंवर थे इसलिए आप देखें इनको कुंवर कह सकते हैं, राजकुमार। और आगे चलकर ये सामंत बने तो आप इनको राव कह सकते थे, क्योंकि मेवाड़ के अधीनस्थ सामंत की हैसियत से शासन किया। यहां पर आप देखें कुंवरचूड़ा बन गए यहां पर चलिए मैं इनको थोड़ा सा ये हटा देता हूं एक बार से। देखिए इस प्रकार आप देखें कुंवरचूड़ा ये बन जाते हैं मेवाड़ के भीष्म, हम इनको मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। तो इस प्रकार आप देखें बड़ा इनका एक त्याग यहां देखो हमें मिलता है। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा के फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। तो देखिए यहां पर कई बार कंफ्यूज होते हैं, जबरदस्ती कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो रावचूड़ा आ जाए, कुंवरचूड़ा आ जाए, ठीक
है, आपको बोलना है कि मेवाड़ का भीष्म कौन है, तो आप चूड़ा कर दीजिए, कुंवर चूड़ा ऑप्शन में हो आप कर सकते हैं, क्योंकि मारवाड़ का ऑप्शन है ही, क्योंकि जो मेवाड़ का भीष्म कहलाता है वो मेवाड़ का ही व्यक्ति हो सकता है, मारवाड़ का तो कैसे हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं कि साहब वो तो मारवाड़ का था, ये मेवाड़ का है, तो उसमें जबरदस्ती कंफ्यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वापस ले चलता हूं मेवाड़ के इतिहास पर। तो मैंने कहा कि रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ किया, और इस शर्त पर किया, यह शर्त लगा दी कि राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा ने अपने सौतेले भाई मोकल के पक्ष में सिंहासन का त्याग कर दिया, और इसीलिए कुंवर चूड़ा को कहा जाने लगा मेवाड़ का भीष्म। ठीक है, चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं, अगली घटना देखते हैं। अगली घटना देखते हैं राणा मोकल की। लेकिन राणा मोकल को पढ़ाऊं उससे पहले देखिए, इनका शासनकाल तो 1421 से 1433 मिलता है। अब यहां पे कुछ एक बातें पहले आप समझ लीजिए। देखिए, राणा लाखा की जब मृत्यु हो गई तो उस वक्त राणा मोकल बहुत ज्यादा इनकी उम्र थी नहीं, ठीक है, अल्पायु थे। इसीलिए राणा लाखा ने यहां संरक्षक बना दिया था मोकल का अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा को। तो कुंवर चूड़ा जो है, ठीक है, इनको संरक्षक बना दिया गया है राणा मोकल का, क्योंकि मोकल की उम्र छोटी है। लेकिन यह बात पसंद नहीं आती रणमल को, और मैं आपको बता चुका रणमल कौन है। रणमल है मोकल की मां हंसाबाई के भाई, यानी मोकल के लगे मामा। तो रणमल को यह बात पसंद नहीं आती, क्योंकि रणमल स्वयं अपने भांजे मोकल का संरक्षक बनना चाहता है, लेकिन बन कौन गया है, कुंवर चूड़ा यानी राव चूड़ा बन गया है। ठीक है, अब यहां पर रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई के कान भरने शुरू कर दिए, और अपनी बहन से कहा कि देखो बहन, आपके पति जब तक जिंदा थे तब तक कुंवर चूड़ा ने जो है अपनी गद्दी का त्याग कर दिया था, लेकिन अब आप देखिए गद्दी का त्याग करने के बावजूद भी यह सारा शासन कार्य तो संरक्षक के तौर पे कुंवर चूड़ा ही संभाल रहे हैं। और मान लीजिए कल को ये अपनी बात से पलट जाए, कुछ और हो जाए, मोकल की हत्या कर दें, इस प्रकार आप देखें यहां रणमल ने हंसाबाई को उसके कान भरने शुरू कर दिया, और हंसाबाई अब कुंवर चूड़ा पर शक करने लग जाती है। आखिरकार जब कुंवर चूड़ा को इस बारे में पता चलता है कि मेरे त्याग का कोई मोल नहीं, मेरे ऊपर अभी भी शक किया जाता है, तो कुंवर चूड़ा को बहुत बुरा धक्का लगा, और कुंवर चूड़ा मेवाड़ छोड़कर ये मालवा की तरफ चले गए, मालवा की राजधानी मांडू में चले गए, मालवा के सुल्तान के पास चले जाते हैं। ठीक है, और अपना समय वहां व्यतीत करते हैं। इधर अब आप देखें कुंवर चूड़ा के साथ उनके जाने के बाद अब हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को क्या बना दिया है, मोकल का संरक्षक बना दिया है। बस अब रणमल का खेल शुरू। रणमल का प्लान जो था क्या था, रणमल का हमेशा से उद्देश्य यह था कि मेवाड़ रियासत के शासक मोकल पे अपना प्रभाव जमाकर मैं अपनी खोई हुई रियासत मारवाड़ पर पुनः कब्जा कैसे करूं। अब इसके लिए उसका जो है यहां पे सारी चीजें रूपरेखा तैयार हो चुकी है, मोकल का संरक्षक बन चुका है, हर तरीके से मोकल को उसने अपने पक्ष में कर लिया है। चलिए, तो कुंवर चूड़ा यहां है नहीं, वो मालवा जा चुके हैं, और पीछे से अब मोकल के ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा वो उसके मामा जी का रहेगा, जिनका नाम होगा यहां पर रणमल। ठीक है, चलिए तो देखिए जरा पहले मोकल के कुछ कार्य देख लेते हैं। मोकल ने चित्तौड़गढ़ किले में समिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान रहे, समिद्धेश्वर मंदिर का एक नाम और भी है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। इस मंदिर का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। तो सवाल यह है कि अगर इसको हम निर्माण बोलते हैं, पुनर्निर्माण बोलते हैं, तो निर्माण कार्य किसने करवाया। ठीक है, इसका निर्माण कार्य मालवा के शासक राजा भोज ने करवाया था। वहां भी हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले देखें एक नाम और, मोकल मंदिर। वैसे तो समिद्धेश्वर मंदिर हम इसको बोलते हैं, त्रिभुवन नारायण मंदिर इसको बोलते हैं, शिवजी का मंदिर है, लेकिन इसको मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि राणा मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है। ठीक है, और निर्माण करवाने वाले कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस मंदिर का निर्माण करवाया था मालवा के राजा भोज ने। जी हाँ, ये वही राजा भोज हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आपने सुना होगा। तो मालवा के, उज्जैन के बहुत ही महत्वपूर्ण एक शासक गुजरे हैं राजा भोज, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो कुछ समय के लिए राजा भोज का चित्तौड़गढ़ किले पे कब्जा हो गया था, और उसी दौरान इन्होंने चित्तौड़गढ़ किले में इस समिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया था। याद करिए, एकलिंग जी का मंदिर मैंने आपको बप्पा रावल बताया था, बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण किसने करवाया है, ये करवाया है राणा मोकल ने। ठीक है,
इसके बाद देखें तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि मोकल का जो संरक्षक है वो कौन है, वो उसके मामा है, जिनका नाम मैंने आपको बताया रणमल। और आखिरकार रणमल का लिए बड़ा फायदा यहां पे हुआ, उसने मोकल को अपने हर तरीके से अपने पक्ष में ले लिया और आखिरकार आप देखें रणमल ने मोकल को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। जैसा रणमल कहता है मोकल वैसा ही करता है। इस प्रकार आप देखें पूर्ण प्रभाव कायम करने के बाद रणमल ने अब 1427 ईस्वी में मोकल से मदद मांगी, मेवाड़ की सेना से मदद मांगी और आखिरकार अपने खोए हुए मारवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। मैंने आपको बताया था कि राव चूड़ा, मारवाड़ के शासक राव चूड़ा ने रणमल की जगह उसके भाई कान्हा को गद्दी दी थी, जिसकी वजह से नाराज होकर रणमल कहां चला गया था, मेवाड़। और अब रणमल ने मेवाड़ की मदद से हमला किया, कान्हा को पराजित किया और एक बार फिर से उसने अपने खोए हुए मारवाड़ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार आप देखें रणमल मारवाड़ का शासक तो बन ही गया, कान्हा को हटाया और इस प्रकार आप देखें वो मारवाड़ का शासक बन जाता है। और यहां अगर हम देखें तो मारवाड़ पे तो प्रत्यक्ष शासन था रणमल का, लेकिन मैंने कहा कि मोकल पर भी उसका संपूर्ण प्रभाव जम चुका है, मोकल बगैर रणमल के कोई कार्य नहीं कर पा रहा। इस प्रकार आप देखें मारवाड़ के तो प्रत्यक्ष शासक थे रणमल, लेकिन मेवाड़ पर भी अप्रत्यक्ष शासन किसका चल रहा था, रणमल का चल रहा था। इसीलिए एक सवाल यहां बन जाता है कि राजपूताने में वो कौन शासक था जिसने मेवाड़ और मारवाड़ दोनों रियासतों पर एक छत्र शासन किया था। वो मारवाड़ के शासक रणमल हैं। मारवाड़ ने खुद जीत ही लिया है, खुद का है उनकी रियासत, पैतृक रियासत है, और मेवाड़ पर भी उनका अप्रत्यक्ष शासन है। मोकल को अपने संपूर्ण प्रभाव में उसने रख लिया है। ठीक, चलिए अगला तथ्य मैं आपको बता देता हूं। राणा मोकल की हत्या कर दी जाती है। राणा मोकल की हत्या की थी दो लोगों ने, एक का नाम आता है चाचा और एक का नाम आता है मेरा। इन दोनों व्यक्तियों ने जीलवाड़ा नाम की एक जगह पड़ती है, यहां पर इन्होंने इसकी हत्या कर दी। और इस हत्याकांड में एक व्यक्ति और भी हैं जिन्होंने इनका साथ दिया है और उनका नाम है महपा पमार। इन्होंने इनका साथ दिया है। अब आप देखिए कौन है ये चाचा मेरा। देखिए मैंने आपको राणा लाखा के पिताजी पढ़ाए थे, जिनका नाम आता है राणा क्षेत्र सिंह। तो राणा जो क्षेत्र सिंह है उनकी एक पासवान थी। ध्यान रखें पासवान जो हैं ये दासियां होती थी और इनको हम आमतौर पे उपपत्नी भी कह देते हैं। कोई दासी है और उससे शासक जब विवाह कर लेता है तो इस तरह की लड़कियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता है और उन उपपत्नियों को हम पासवान भी कहते हैं। तो माना जाता है राणा क्षेत्र सिंह की एक पासवान थी और उस पासवान के बारे में आता है कि वो खातिन थी। ठीक है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि वो खातिन थी, यानी जैसे अपने कारपेंटर की जाति होती है खाती, तो माना जाता है वो खातिन थी इन दोनों की, जो है माता जी। चाचा और मेरा जो है ये दोनों भाई हैं और इनकी माता का नाम जो है आता है वो खातिन जाति से थी और खातिन उनका नाम उल्लेख हमको मिलता है। तो एक बार की बात कि राणा मोकल एक जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। ये जीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है राजसमंद के पास, यहाँ शिकार खेलने जाते हैं और शिकार खेलते समय राणा मोकल को माना जाता है कि बड़ा अजीब सा एक पेड़ दिखा। ठीक है, बड़ा अजीब सा एक पेड़ दिखाई दिया। अब उस पेड़ के बारे में कहते हैं कि राणा मोकल को कोई जानकारी थी नहीं, कोई विचित्र पेड़ था। तो राणा मोकल ने यहां अपने चाचा, ये इसके चाचा भी लगते हैं, चाचा और मेरा, इन दोनों को अगर देखें, इनकी मां चूंकि खाती जाति से है, तो राणा मोकल ने अपने चाचाओं से, चाचा मेरा जो इस शिकार अभियान में उनके साथ थे, चाचा मेरा से पूछा कि चाचा मेरा, दोनों उनके चाचा भी लगते थे राणा मोकल के, कि ये पेड़ कौन सा है, ये किस चीज का पेड़ है। ठीक है, तो चाचा मेरा ने भी थोड़ा बोला कि भाई हमें तो इस बारे में कोई ऐसी जानकारी मिलती नहीं है, हमें भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, हमें भी कोई जाति इसकी जानकारी नहीं कौन सा पेड़ है। तो कहते हैं मोकल ने यहां पे एक व्यंग कर दिया। कमाल है कि आपकी जो माता है वो खातिन थी और आपको ये भी मालूम नहीं कि ये पेड़ किस चीज का है। अब ये जो व्यंग था ये चाचा और मेरा को चुभ गया। उन्होंने इस चीज को जो है बड़ा उनको बुरा लगा कि सब लोगों के सामने इन्होंने हमारी माता की बेइज्जती की है। ठीक है, उनका जाति का नाम लेकर हमारी जो है बेइज्जती कर डाली। और इस प्रकार आप देखें चाचा मेरा को जब ये बात चुभ गई तो उन दोनों ने मिलकर मोकल की हत्या करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार आप देखें एक दिन उन्हें मौका लगा और उन दोनों ने मिलकर मोकल की हत्या कर डाली। ठीक है, और इस हत्या में महपा पमार नाम के एक मेवाड़ के सामंत थे, उन्होंने भी इनकी मदद की थी। और यहां आप देखिएगा मोकल की हत्या करने के बाद चाचा मेरा ने मेवाड़ को छीनने की प्रयत्न किया, लेकिन इस प्रयत्न को विफल कर दिया मोकल के मामा रणमल ने। मैंने आपसे कहा था कि रणमल मोकल के मामा है और मारवाड़ के शासक है और मेवाड़ पर भी अप्रत्यक्ष उनकी जो है सत्ता चलती है। तो जब यहां चाचा मेरा ने मोकल की हत्या करके मेवाड़ को कब्जा करने की कोशिश की
तो रणमल तुरंत मेवाड़ की तरफ आता है और मेवाड़ पर आकर उसने मोकल के पुत्र कुंभा को गद्दी दी। कुंभा को मेवाड़ का शासक बनवाया। किसने? रणमल ने मोकल के पुत्र कुंभा को मेवाड़ का शासक बनवाया और शासक बनवाने के बाद इस चाचा मेरा को यहां से मार भगाया। चाचा और मेरा ये दोनों भागकर सिरोही की तरफ चले गए और सिरोही की पहाड़ियों में जाकर छुप गए। कुंभा ने गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहला कार्य अपने पिता की हत्या का बदला लेना है और इस बदले की जो है भावना में, या अगर मैं कहूं तो कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने के लिए रणमल की सहायता प्राप्त की और कुंभा ने रणमल की मदद से सिरोही के जंगलों में चाचा और मेरा दोनों को घेर कर इनकी हत्या करवा दी। तो चाचा मेरा तो मारे गए, लेकिन ये जो व्यक्ति है मेहपा पंवार, ये यहां से बच निकला और ये बचकर ये भागकर चला जाता है मालवा के सुल्तान के पास। उस जमाने में मालवा के सुल्तान आ चुके हैं महमूद खिलजी प्रथम। इस प्रकार आप देखें मेहपा पंवार मालवा जा चुका है और कुंभा जब मालवा के सुल्तान से कहते हैं कि इस मेहपा पंवार को मेरे हवाले करो, ये मेरे पिता का हत्यारा है, तो मालवा के सुल्तान ने मेहपा पंवार को सौंपने से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम देखेंगे कुंभा ने फिर मालवा पर आक्रमण किया और इस प्रकार मेवाड़ मालवा संघर्ष और आगे बढ़ा। मैं आपको बता ही चुका हूं, वैसे तो मेवाड़ और मालवा संघर्ष की शुरुआत यहां पे राणा क्षेत्र सिंह कर चुके थे। उन्होंने मालवा के शासक दिलावर गौरी को युद्ध में पराजित करके मार डाला था। वहीं से मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हो गई थी और अब उस संघर्ष को कुंभा के समय में और आगे बढ़ाया गया है। कुंभा और यहाँ पे मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के बीच में सारंगपुर का युद्ध हुआ और उसके अलावा भी कई सारे युद्ध अभियान हुए जिसमें कुंभा हमेशा विजयी रहा। ठीक, इन सब की चर्चा मैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में करूंगा। कुंभा का एक अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, तो अगले वीडियो में मैं संपूर्ण कुंभा का ही इतिहास लेकर चलूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।